स्वीट लवलीज, वेलकम बैक टू लर्न इजी विद अंजलि। और आज हमें मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करने हैं हमारे चैप्टर 2 रीशेपिंग इंडियाज पॉलिटिकल मैप के। और एक चीज हमेशा याद रखना कि हम एमसीक्यूज करने के बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करते हैं। तो अगर आपने एमसीक्यूज नहीं देखे तो क्या करना है, जल्दी से जाके प्लेलिस्ट पे जाके एमसीक्यूज एक बार चेक कर लेना और देखो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में हमेशा याद रखो कि हम क्या करने वाले, प्रैक्टिस करने वाले कि सवाल किस प्रकार से बन सकते हैं। कोई अतरंगी सवाल बन रहा होगा तो हमसे सारी चीजें बननी चाहिए, बस ये उसी चीज की प्रैक्टिस है। तो चलो शुरू करते हैं पहले सवाल से। व्हाट डज द टर्म मीडिएवल पीरियड मीन इन इंडियन हिस्ट्री? यहां पर मीडिएवल पीरियड का मतलब तो वो पूछ रहा है, ठीक है, लेकिन इंडियन हिस्ट्री के कॉन्टेक्स्ट में पूछ रहा है। क्वेश्चन को समझने की कोशिश करना। तो मीडिएवल का मतलब क्या होता है? बीच का कोई पार्ट, मीडियम पार्ट, यानी कि दो एजेस के बीच का पार्ट। अब वो दो एजेस क्या होंगी तो आप हमेशा याद रखोगे, एक तो एंशिएंट यानी कि प्राचीन काल और एक होता है मॉडर्न। एंशिएंट हिस्ट्री और मॉडर्न हिस्ट्री के बीच का जो टाइम पीरियड है दैट इज व्हाट मीडिएवल पीरियड। लेकिन अगर आप इंडियन हिस्ट्री के मामले में आप हमसे पूछ रहे हो तो हम बता सकते हैं आपको कि वो पीरियड है जो कि 11th सेंचुरी से शुरू हुआ था और 17th सेंचुरी के लिए चला था। और हिस्ट्री इसका इस्तेमाल करता है, या फिर मैं कहूं हिस्टोरियंस इसका इस्तेमाल करते हैं कन्वीनियंस के लिए। ओके, बस एक चीज हमेशा याद रखना जो हमारे टेक्स्ट बुक में भी मेंशन है कि इंडियन हिस्ट्री का टाइमलाइन यूरोपियन हिस्ट्री के टाइमलाइन से काफी अलग है, तो दोनों को कंबाइन करने की कोशिश ना ही करें तो ज्यादा अच्छा है। तो एक बार मैं आपके लिए आंसर रीड कर देती हूं। द वर्ड मीडिएवल मीन्स बिटवीन टू एजेस। इन इंडियन हिस्ट्री इट इज यूज्ड फॉर द पीरियड फ्रॉम द 11th century to the 17th century. Historians use this term only for convenience. इसके आगे का जो यहां से लाइन लिखा है ये आप चाहो तो लिखो, चाहे ना लिखो चलेगा। India's history is different from Europe, so the term does not fit perfectly. अगला सवाल, Why did invasions from Central Asia change India's political map? ये चैप्टर हमको बार बार यही बोल रहा है कि इंडिया का पॉलिटिकल स्ट्रक्चर या फिर मैप रीशेप हुआ, पर सेंट्रल एशिया से जो हमले हो रहे थे, जो इन्वेजन्स हो रहे थे, उसने किस प्रकार से चेंज किया? तो आप शुरू करोगे सबसे पहले इंट्रोडक्शन से। फ्रॉम द अर्ली 11th सेंचुरी टर्किक एंड अफगान इन्वेडर्स केम टू इंडिया। हमने इंट्रोडक्शन दे दिया। अब यहां पर हम बताएंगे इन्होंने अटैक क्यों किया था। इंडिया की धन दौलत के लिए, टेरिटरी को बढ़ाने के लिए, टेरिटरी एक्सपेंशन के लिए, अपने रिलीजन को फैलाने के लिए, समटाइम्स जबरदस्ती करके भी फैलाते थे। तो ये इन्वेजन्स बहुत ज्यादा फ्रिक्वेंट थे, बहुत जल्दी जल्दी हो रहे थे, बहुत बड़ी स्केल पे थे, बहुत ज्यादा तरीके में ये चीजें हो रही थी। सो दे रीशेप्ड इंडियाज पॉलिटिकल बाउंड्रीज। सो व्हाट विल बी द आंसर इन इंग्लिश? From the early 11th century, Turkic and Afghan invaders came to India. They attacked for wealth of India, territory expansion, spreading their religion, sometimes by force. These invasions were more frequent and larger scale, so they reshaped India's political boundaries. अगला सवाल, What was the Delhi Sultanate? दिल्ली सल्तनत क्या था? दिल्ली सल्तनत was a large territory जो कि एक सुल्तान के द्वारा रूल किया जाता था। It began after the defeat of पृथ्वीराज चौहान। किस साल में? 1192 CE। ये आप बिल्कुल याद रखोगे। और दिल्ली क्या बन गया था? दिल्ली एट द एंड मेन पॉलिटिकल सेंटर बन गया था नदर्न इंडिया का। और ये आप आज भी देख सकते हो कि आज भी अगर गवर्नमेंट की बात करी जाती है तो सारी चीजें कहां से ऑपरेट करी जा रही है? दिल्ली से ही करी जा रही है, जो हमारे इंडिया का कैपिटल है। ओके, चलिए, नेम द 5 डायनेस्टीज ऑफ द दिल्ली सल्तनत। तो कौन कौन सी 5 डायनेस्टीज थी? आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, आप ऐसे भी लिख सकते हो, कुछ ऐसा डायग्राम बना के। तो यहां पर आपने लिख दिया खिलजीज, ओके, यहां पर आपने लिख दिया ममलूक और ब्रैकेट में लिख देना स्लेव डायनेस्टी। यहां पर आपने लिख दिया तुगलक, यहां पर आपने लिख दिया सैयद, और यहां पर आपने लिख दिया लोडीज। एंड दीज ऑल वर ऑफ टर्किक अफगान रीजन। ठीक है, बिलीव मी, इस आंसर में आपको पूरे फुल नंबर्स मिलेंगे। इन 5 डायनेस्टीज को याद रखना, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मक्कारी नहीं करना। ओके, चलो। सो व्हाई वाज द दिल्ली सल्तनत पॉलिटिकली अनस्टेबल? ऐसा क्यों कहा जाता है कि दिल्ली सल्तनत पॉलिटिकली अनस्टेबल था?
सल्तनत अनस्टेबल थी क्योंकि पहला पॉइंट लिखोगे, जो पावर थी वो जनरली क्या करी जाती थी, छीन ली जाती थी। जो प्रीवियस रूलर है उसको मार दिया जाता था। सक्सेशंस बहुत वायलेंट थे, कोई किसी के पापा को मार के हमला कर रहा है और गद्दी छीन रहा है, कोई अपने ससुर जी को मार के गद्दी छीन रहा है। तो वहां पर इस तरीके से लोग अगले राजा बनते थे। एवरेज रीन ऑफ अ सुल्तान वाज लेस देन 9 years। अगर सारे सुल्तान का मैं एवरेज निकालू तो उनका 9 साल से कम का राज्य है। यानी कि हम समझ सकते हैं कि वहां पर कितना ज्यादा एकदम अनस्टेबिलिटी थी, कोई किसी को मार रहा है, कोई किसी को मार रहा है, कोई अपना काम अच्छे से कर ही नहीं पा रहा था। दिस लेड टू कॉन्स्टेंट वॉर्स एंड रिबेलियंस। ओके, चलिए, Who was अलाउद्दीन खिलजी? बहुत प्यारा सवाल है, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। एंड वो इंपॉर्टेंट क्यों है, मतलब तुम ये पहले ये बताओ कि अलाउद्दीन खिलजी कौन था, फिर ये बताओ कि वो इंपॉर्टेंट क्यों है। अलाउद्दीन खिलजी बहुत पावरफुल सुल्तान था अर्ली 14th सेंचुरी में। उसने सल्तनत को एक्सपैंड किया अक्रॉस नॉर्थ एंड सेंट्रल इंडिया। उसने मंगोल इन्वेजन्स को रोका। उसने मलिक कफूर को सदर्न किंगडम्स को कब्जा करने के लिए भेजा, कॉन्कर करने के लिए भेजा। उसने बहुत सारा वेल्थ लूट कर अपनाया था। उसने खुद को सिकंदर सानी कहा था, यानी कि सेकंड अलेक्जेंडर कहा था, अपनी मिलिट्री पावर को शो ऑफ करने के लिए। So Alauddin Khilji was a powerful sultan in the early 14th century. He expanded the sultanate across north and central India. Stopped Mongol invasions, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको तो बिल्कुल मिस मत करना। Sent Malik Kafur to conquer southern kingdoms, इसको भी मिस मत करना और मलिक कफूर का नाम बिल्कुल याद रखना। Collected huge wealth through plunder. उसने खुद को सिकंदर सानी यानी कि सेकंड अलेक्जेंडर कहा था अपनी मिलिट्री पावर को शो करने के लिए। What were the main failures of Muhammad bin Tughlaq? मोहम्मद बिन तुगलक के मेन फेलियर्स क्या थे? इसके मेन फेलियर्स वर अपनी कैपिटल को शिफ्ट करना फ्रॉम दिल्ली टू दौलताबाद एंड बैक, कॉस्ट सफरिंग एंड डेथ्स। टोकन करेंसी यूजिंग कॉपर कॉइन्स, इससे क्या हुआ, फेक कॉइन्स बहुत सारे बनने लगे और इकोनॉमिक डिक्लाइन आ गया। आइडियाज बहुत अच्छे थे, आइडियाज बहुत मॉडर्न थे, लेकिन उसका एग्जीक्यूशन अगर रियल लाइफ में लगाया गया तो वो चीज फेल हो गई, यानी कि एग्जीक्यूशन बहुत ज्यादा पुअर था। ओके, चलिए, जजिया क्या था, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जजिया एक तरीके का टैक्स हुआ करता था जो कि नॉन मुस्लिम्स पर लगाया जाता था। क्यों लगाते थे? क्योंकि प्रोटेक्शन देंगे भैया, इसलिए लगाते थे। फ्रॉम एग्जाम्पशन फॉर मिलिट्री सर्विसेज। इन रियलिटी वो धीरे धीरे बर्डन बनता गया, ह्यूमिलिएशन बनता गया और बाद में रिलीजियस कन्वर्जन को भी इंकरेज करने लगा था। तो कहीं ना कहीं वो आगे जाके गलत ही हुआ, स्पेशली नॉन मुस्लिम्स के साथ ऑफ कोर्स। ओके, व्हाट वाज तिमूर्स इन्वेजन एंड इट्स इंपैक्ट? तिमूर का इन्वेजन क्या था और उसका इंपैक्ट कैसे पड़ा था? तिमूर ने इंडिया पे हमला किया था, इन्वेजन किया था एट द एंड ऑफ द 14th सेंचुरी। उसने दिल्ली पर अटैक किया, पहला पॉइंट। उसने बहुत सारे लोगों को मार डाला, उनको गुलाम बना लिया और बहुत सारा धन दौलत लूट के चला गया। दिल्ली वो पूरा तोड़ के, खराब करके, बर्बाद करके चला गया और सल्तनत क्या हो गई, कमजोर पड़ गई। How did Indian kingdoms resist the Delhi Sultanate? इंडियन किंगडम्स ने किस प्रकार से रेजिस्ट किया कि भैया ये चीज अब ज्यादा गलत कर रही है, किस प्रकार से दिल्ली सल्तनत के खिलाफ वो खड़े हुए। रेजिस्टेंस आया था ईस्टर्न गंग किंगडम से, लेकिन किस राजा के अंडर था वो उस टाइम पे, नरसिम्हा देव फर्स्ट। और मुझे इसका जवाब दोगे तुम लोग कमेंट सेक्शन में, उन्होंने कौन सा टेंपल बनवाया था, कौन सा टेंपल बनवाया था। ओके, सेकंड मुसुनुरी नायकास जो कि दक्कन में थे, हॉयसल्स साउदर्न इंडिया में थे, राणा कुंभा ऑफ मेवाड़ राजस्थान में थे। इन किंगडम्स ने अपनी अपनी टेरिटरीज को डिफेंड किया, लेकिन बहुत सक्सेसफुली किया। ओके, चलिए, Why was विजयनगर एन इंपॉर्टेंट इन प्रॉस्पेरस सिटी? देखो, विजयनगर का इस चैप्टर में बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। अगर साउथ की बात करें तो वहां पर ये चैप्टर आपको बहुत अच्छे से पढ़ाया गया है। और इतनी प्रॉस्पेरस सिटी क्यों थी? विजयनगर इंपॉर्टेंट था, लेकिन वो मेजर ट्रेडिंग सेंटर था, इसीलिए इंपॉर्टेंट था। पहला पॉइंट, फॉरेन ट्रेडर्स स्पेशली पोर्तुगीज वहां पर आए थे। ठीक है, मैंने बताया भी था कृष्णदेव राय के टाइम पे भी पोर्तुगीज आया था, डोमिंगो पाइस करके कुछ नाम था। ओके, उसमें मार्केट्स थे, गार्डन्स थे, वाटर चैनल्स थे, लेक्स थे।
हॉर्सेस को क्या करते थे, आर्मी के लिए इंपोर्ट किया जाता था, तभी तो पोर्टुगीज को वेलकम करते थे विजयनगर में। बताया था मैंने आपको कल की एमसीक्यूज की क्लास में भी। सिटी बहुत ज्यादा अच्छे से प्लान थी, बहुत रिच थी। ट्रैवलर डोमिंगो पायस ने डिस्क्राइब किया एज वन ऑफ द बेस्ट सिटीज इन द वर्ल्ड। अगर इतना प्यारा कंक्लूजन लिखकर आओगे तो मैम क्यों नहीं खुश होंगी, सर क्यों नहीं खुश होंगे, और नंबर क्यों नहीं बढ़िया देंगे। ठीक है, चलिए। What led to the fall of the विजयनगर एम्पायर। मैम आपने विजयनगर की इतनी तारीफ करी, पर ऐसा क्या हुआ कि विजयनगर एम्पायर गिर गया, बर्बाद हो गया। विजयनगर एम्पायर गिरा क्योंकि इन 1565 डेक्कन सल्तनत ने कोलिशन फॉर्म कर लिया था, सब सारे एकजुट हो गए थे उसके खिलाफ। विजयनगर फोर्सेस को बैटल ऑफ तालिकोटा में हरा दिया गया, सिटी को लूटा गया, बर्बाद किया गया, लोगों को मार डाला गया, और इसके बाद एम्पायर छोटे छोटे रीजन्स में डिवाइड हो गया, और उसके बाद नायकर्स ने उसको रूल किया। मिड 17th सेंचुरी तक एम्पायर पूरी तरीके से खत्म हो चुका था। ओके, यानी कि सिर्फ एक युद्ध, हमको तो बस एक वर्ड पढ़ना है तालिकोटा, बट वो कितना बड़ा साम्राज्य खत्म कर सकता था वो उस टाइम पर किसी ने नहीं सोचा था। हाउ डिड बाबर एस्टैब्लिश द मुगल एम्पायर इन इंडिया। हमको पता है कि मुगल एम्पायर बाबर लेकर आया था, पर उसने किस प्रकार से एस्टैब्लिश किया था। बाबर ने एस्टैब्लिश किया था मुगल एम्पायर को इब्राहिम लोदी को हराकर इन 1526। इस बैटल को कहा जाता है फर्स्ट बैटल ऑफ द पानीपत। उसने गन पाउडर का इस्तेमाल किया, कैनन्स का इस्तेमाल किया, गन्स का इस्तेमाल किया, जो कि उस टाइम पे इंडिया में इतना प्रचलित नहीं था, स्पेशली बारूद इतना प्रचलित नहीं था। दिस विक्ट्री एंडेड द दिल्ली सल्तनत, और बाबर फिर बाद में दिल्ली का रूलर बन गया और मुगल साम्राज्य की शुरुआत हुई। राइट, टू गुड एंड टू बैड क्वालिटीज ऑफ बाबर। बाबर की दो अच्छी बातें बतानी है, दो बुरी बातें बतानी है। तो अच्छी बातें क्या है, उसको आर्ट बहुत पसंद था, पोइट्री बहुत पसंद थी, आर्किटेक्चर बहुत पसंद था, उसने बाबरनामा लिखा था। बुरी बातों की बात करी जाए तो ब्रूटल कॉन्करर था, मतलब बहुत मारता धारता था, उसने बहुत सारे लोगों को मारा, गुलाम बनाया। इस यहां तक कि ये कहा जाता है उसने टॉवर खड़ा किया था खोपड़ियों का, स्कल्स का। ही स्टेड इन इंडिया क्योंकि सिर्फ उसकी वेल्थ उसको अच्छी लगी थी, और वहां पर आर्टिस्ट बहुत अच्छे थे। उसने वैल्यू करी इंडिया की, लेकिन अपने फायदे के लिए करी, इंडिया के फायदे के लिए तो बिल्कुल भी नहीं करी थी। ओके, चलिए। अकबर कौन था एंड व्हाई इज ही कंसीडर्ड अ ग्रेट रूलर। ओके, अकबर वॉज द थर्ड मुगल एम्परर। उसको ग्रेट इसलिए कहा जाता है, महान इसलिए कहा जाता है क्योंकि पहला पॉइंट, उसने मुगल एम्पायर को एक्सपैंड किया, उसने वॉर और डिप्लोमेसी दोनों का इस्तेमाल किया, उसने जजिया टैक्स को हटाया, उसने सुलह कुल को फॉलो किया, पीस विद ऑल रिलीजन्स, उसने राजपूत्स को और नॉन मुस्लिम्स को अपने एडमिनिस्ट्रेशन में इंक्लूड किया, आर्ट को प्रमोट किया, कल्चर को प्रमोट किया, ट्रांसलेशंस को प्रमोट किया। उसका रीन कम से कम क्या, नियरली 50 इयर्स के आसपास रहा। इस आंसर को अगर लिखकर आ गए ना, फुल नंबर मिलने ही मिलने हैं। क्वेश्चन यही आ सकता है, क्वेश्चन घुमा के भी पूछा जा सकता है, बट अगर आप इतना प्यारा आंसर लिखोगे तो क्यों नंबर नहीं मिलेंगे। ठीक है, डन, आगे बढ़े, चलो। सुलह कुल क्या था। ओके, सुलह कुल का मतलब होता है पीस विथ ऑल। हमको भी फॉलो करना चाहिए कि पीस विथ ऑल, भैया शांति जरूरी है। ये अकबर की पॉलिसी थी, किस चीज की, रिलीजियस टॉलरेंस की, रिस्पेक्ट फॉर ऑल फेथ्स की, रिलीजियस डिस्क्रिमिनेशन को हटाने की। इससे क्या हुआ, एम्पायर में एक स्टेबिलिटी बनी रही, लोग धर्म के नाम पर लड़ नहीं रहे थे, समझ रहे थे एक दूसरे को। ठीक है, रिलीजन मतलब क्या होता है, कुछ भी एक चीज को फॉलो करने की कोशिश करना, बट अच्छे वे में करने की कोशिश करना। ओके, चलिए। जौहर क्या होता है, ये थोड़ा सैड क्वेश्चन है। जौहर एक प्रथा थी जहां पर राजपूत विमेन अग्नि में खुद को प्रज्वलित तो नहीं कहना चाहिए, डिफरेंट वर्ड होगा, खुद को दाह करती थी, आत्मदाह करती थी, ताकि कोई उनको पकड़ ना ले, उनको डिसऑनर ना करे। और ये कब होता था, जब ना एनिमी हमला करते थे, जैसे कि अलाउद्दीन खिलजी ने जब हमला किया था, तब पद्मावती जो मूवी है वो उसी चीज पर बेस्ड है। तो चित्तौड़गढ़ में बहुत सारी विमेन ने जौहर कमिट किया था जब अकबर ने उस उस किले पर कब्जा किया था। ओके, चलिए। दिल्ली सल्तनत का एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम बताना है। देखो, सबसे पहले मेन आप बात याद रखोगे, एब्सोल्यूट पावर, जो सबसे मेन पावर थी वो सुल्तान के पास थी। हम दिल्ली सल्तनत की बात कर रहे हैं, मुगल की बात नहीं कर रहे हैं। फिर सुल्तान के अंदर बहुत सारे मिनिस्टर्स आते थे,
ओके तो आप इस चीज का भी बहुत याद रखोगे। उसके बाद वहां पर बहुत फेमस इक्ता सिस्टम चलता था, जहां पे जो लैंड थी वो नोबल्स को यानी कि इक्तादार को दी जाती थी ताकि वो टैक्सेस को कलेक्ट कर सके। टैक्सेस किसान पर बहुत ज्यादा हैवी होते थे। सिस्टम ने हेल्प करा टू मेंटेन आर्मी, बट क्रुएल्टी तो फिर भी थी। ठीक है, तो ये सारी चीजें आप एक एक चीज वहां पर मेंशन करके आओगे कि अच्छा भी था लेकिन बुरा भी था, लिख सारी चीजें देना। ओके, अकबर ने किस प्रकार से अपने एडमिनिस्ट्रेशन को इंप्रूव किया? अकबर ने एम्पायर को सूबाज में डिवाइड कर दिया। ओके, फिर उसने सब में मिनिस्टर्स को अपॉइंट कर दिया, जैसे कि फाइनेंस के लिए दीवान हुआ करता था, आर्मी के लिए मीर बख्शी, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है ही, और उसके अलावा जस्टिस और रिलीजन के लिए सदर हुआ करता था। उसने मनसबदारी सिस्टम को इंट्रोड्यूस किया, उसके जो ऑफिसर्स थे उनको मनसबदार कहता था और उनको पे करता था जागीर के थ्रू, और इससे क्या हुआ, कंट्रोल भी करता रहा और एफिशिएंसी बहुत बराबर चलती रही। डिस्क्राइब पीपल्स इकोनॉमिक लाइफ ड्यूरिंग दिस पीरियड, इस टाइम पर लोगों की आर्थिक स्थिति कैसी थी? एग्रीकल्चर यहां पर मेन ऑक्यूपेशन था। ठीक है, ट्रेड भी काफी अच्छा चल रहा था, लोकल और ओवरसीज दोनों तरफ। इंडिया ने टेक्सटाइल को एक्सपोर्ट किया, बाहरी दूसरे देशों को बेचा, स्पाइसेस हो गए, कॉटन हो गया। हुंडी सिस्टम का इस्तेमाल किया मनी ट्रांसफर के लिए। टेम्पल्स यहां पर इकोनॉमिक सेंटर्स की तरह एक्ट करते थे। कॉमन पीपल सफर करे क्योंकि वहां पर उन पे हाई टैक्सेस था और वहां पर बहुत जल्दी जल्दी युद्ध हो रहे थे। तो कीवर्ड्स को मेंशन करना बिल्कुल मत भूलना, एटलीस्ट इन चीजों को हाईलाइट करके तो जरूर आना। आया समझ में? हुआ इतना? आगे बढ़े, चलो। अब ये आपके एनसीईआरटी के सवाल हैं, क्वेश्चन एंड एक्टिविटीज वाला पोर्शन है, तो इसके भी आंसर्स मैंने आपके लिए दे दिए हैं। ठीक है, अगर आप देख लेना। पहला सवाल है, कंपेयर करना है पॉलिटिकल स्ट्रैटेजीज दिल्ली सल्तनत की और मुगल्स की। देखो, दोनों, दिल्ली सल्तनत हो, मुगल हो, दोनों ने मिलिट्री पावर का इस्तेमाल किया था अपने रूल को एक्सपैंड करने के लिए, लेकिन इनकी स्ट्रैटेजीज काफी हद तक डिफरेंट थी। अगर सिमिलैरिटीज की बात करी जाए, दोनों के पास ही स्ट्रॉन्ग आर्मी हुआ करती थी, दोनों ने लैंड रेवेन्यू कलेक्ट किया था ताकि वो एडमिनिस्ट्रेशन को चला सके, आर्मी को चला सके, और दोनों ने ही रीजनल किंगडम से रेजिस्टेंस फील किया था, लोग उनका विद्रोह कर रहे थे अलग अलग रीजन से। लेकिन अगर डिफरेंसेस की बात करी जाए, दिल्ली सल्तनत मोस्टली अपने फोर्स और वॉरफेयर पे डिपेंड हुआ करती थी। सक्सेशन जो सल्तनत में हो रहा था वो बहुत ज्यादा वायलेंट था, कोई भी किसी को मारकर हमला कर रहा है, बहुत अनस्टेबिलिटी थी वहां पर। मुगल्स, अगर अकबर की बात करी जाए तो उसने डिप्लोमेसी का इस्तेमाल किया था। अकबर ने मैरिज अलायंसेस किए, शादी कर करके जो दूसरे राज्यों के साथ अपना रिश्ता बनाना और उन पर अपना राज करने की कोशिश करना, जिसमें राजपूत भी इंक्लूड थे एडमिनिस्ट्रेशन में। अगर उसके एडमिनिस्ट्रेशन में उनको रिश्तेदार बना के राजपूत को भी इंक्लूड कर रहा है, जैसे कि आपने सुना होगा मानसिंह के बारे में। ठीक है, तो मानसिंह भी कौन था? उनका रिलेटिव था एक, जो उनके यहाँ काम कर रहा था। मुगल ने रिलीजियस टॉलरेंस को फॉलो किया, जैसे कि सुल्तान जो नहीं करते थे वो मुगल्स फॉलो करने लगे थे, कुछ मुगल्स थे। ठीक है, इसलिए मुगल की स्ट्रैटेजी कंपेयर की जाए तो ज्यादा स्टेबल थी और ज्यादा इंक्लूसिव थी। इंक्लूसिव का मतलब होता है सबको एक साथ लेकर चलना। ओके, इस आंसर को बराबर याद रखना। Why did विजयनगर एंड अहोम किंगडम्स रेजिस्ट कॉन्क्वेस्ट लॉन्गर? सही बात है, विजयनगर और अहोम किंगडम्स काफी लंबे समय तक जो इन्वेडर्स थे उनके खिलाफ थे। ये किंगडम्स इसीलिए इतना लंबे चल गए क्योंकि उसके बहुत सारे रीजंस थे। पहला रीजन था ज्योग्राफिकल फैक्टर, यानी कि वो राज्य कहां पर बने हुए थे। विजयनगर को रिवर्स बचा रही थी, बहुत ऊंचे ऊंचे पहाड़, रॉकी टेरेन बचा रहे थे और हिल्स बचा रही थी। वहीं पर अहोम किंगडम की बात करी जाए, अगर मैं आपको मैप विजुअलाइज कराने की कोशिश करूं, आप लोगों को पता है मैप बनाना आना चाहिए, ठीक है ना, भली रफ आए पर आना चाहिए, इतना गंदा मैप नहीं होता है, आई एम सॉरी फॉर दैट, बट ठीक है, आपको आना चाहिए मैप बना। ठीक है, तो ये जो नीचे वाला रीजन है, या विजयनगर समझो, अहोम किंगडम ये वाला रीजन हो गया। ठीक है, नॉर्थ ईस्ट वाला रीजन हो गया। अहोम किंगडम में बहुत घने घने जंगल थे, रिवर्स थे और वेटलैंड्स थे। अगर मिलिट्री फैक्टर की बात करी जाए, उनकी आर्मीज बहुत स्ट्रांग थी, वेल ऑर्गेनाइज थी, उनको नॉलेज था कि कौन से पत्थर पे कैसे चढ़ना है, कौन सी पहाड़ी कहां पर है, और वो गुरिल्ला वॉरफेयर का इस्तेमाल करते थे, स्पेशली अहोम्स के लिए बात करी जा रही है। सोशल फैक्टर की बात करी जाए, लोकल पीपल का सपोर्ट था उनको, एफिशिएंट एडमिनिस्ट्रेशन था, यूनिटी थी रूलर्स के बीच में भी और सोल्जर्स के बीच में भी, और ये फैक्टर से क्या हुआ, जो कॉन्क्वेस्ट था वो इन्वेडर्स के लिए बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हो गया था। यानी कि सबसे जरूरी क्या है, उनमें यूनिटी थी, वेल ऑर्गेनाइज थे, कोई किसी को धोखा नहीं दे रहा था, कोई चीट नहीं कर रहा था, सब साथ में खड़े हुए थे अपनी अपनी जगह को बचाने के लिए। ओके, चलिए
आपको एक लेटर लिखना है फ्रॉम अ स्कॉलर इन द कोर्ट ऑफ अकबर या फिर कृष्ण देवराय। ओके, तो ये सैंपल लेटर है आपके लिए, मैं आपको रीड करके सुना देती हूँ, बाकी तो आप अपने हिसाब से भी लिख सकते हो। Dear friend, I hope you are well. I write to you from the glorious court of our ruler. The kingdom is peaceful and prosperous. Trade flourishes and merchants from distant lands visit our markets. Scholars, artists, and poets are respected and rewarded. The ruler encourages learning and discussion. Temples and buildings are beautifully constructed. People of different faiths live together and work side by side. Society is orderly and justice is valued. I feel fortunate to witness such a vibrant time in our history. Or sincerely, a court scholar. तो ये कौन से स्कॉलर की तरफ से है? या तो आप अकबर की तरफ से कह लो या फिर कृष्णदेवराय की तरफ से कह लो, ठीक है। तो शायद मैंने पहले कुछ उल्टा बोल दिया था, बट ये स्कॉलर की तरफ से एक लेटर है इन द कोर्ट ऑफ अकबर और कृष्णदेवराय, ठीक है। चलिए, अकबर इतना टॉलरेंट कैसे हो गया था? अकबर बाद में इतना अच्छा कैसे हो गया था कि वो सारे रिलीजन्स को पीस फॉर ऑल करके बोल रहा था आफ्टर बीइंग रूथलेस अर्लियर? पहले वो इतना अच्छा नहीं था। देखो, अगर उसके पहले सालों की बात करी जाए, अकबर ने फॉलो किया था एक रास्ता जहां पर वो पहले के रूलर्स की तरह कब्जा करना चाहता था, हर जगह पर अपना बादशाह बनना चाहता था। पर धीरे धीरे जब वो बड़ा आया, उसको एक्सपीरियंस हुआ, उसको विजडम आई, बुद्धि आई, उसने रियलाइज किया कि सिर्फ अकेले युद्ध करने से, फोर्स करने से वो इतने बड़े राज्य को रूल नहीं कर सकता, ठीक है। तो उसने क्या किया, जो डिफरेंट रिलीजन्स के बुद्धिमान लोग थे, स्कॉलर थे, उनके साथ इंटरैक्ट करना शुरू किया। उसने पीस की ताकत को, यूनिटी की ताकत को समझा। इससे क्या हुआ, उसने जजिया टैक्स को अबॉलिश कर दिया, सुलह कुल को फॉलो करने लगा और हार्मनी को प्रमोट किया। इसीलिए मैच्योरिटी और पॉलिटिकल अंडरस्टैंडिंग, इन दो चीजों ने उसको क्या कर दिया, चेंज कर दिया। ओके, चलिए, What if विजयनगर had won the battle of तालीकोटा? ये what if वाले क्वेश्चंस बहुत एकदम कहते हैं ना कि काश ऐसा होता। तो सवाल बस ये कह रहा है कि काश अगर विजयनगर जीत जाता बैटल ऑफ तालीकोटा, तो विजयनगर कैसा होता? विजयनगर आज जीत जाता तो एम्पायर वुड हैव रिमेन्ड स्ट्रॉन्ग इन साउथ इंडिया। साउथ इंडिया का सबसे स्ट्रॉन्ग एम्पायर होता था। वहां के मंदिर, वहां के शहर, वहां के कल्चर आज खत्म नहीं होते। सदर्न इंडिया और ज्यादा टाइम तक लॉन्गर यूनाइटेड रहता। डेक्कन सल्तनत हो सकता था कि कुछ टाइम बाद वीक हो जाता था, खत्म हो जाता। आर्ट, आर्किटेक्चर और ट्रेड हो सकता बहुत ज्यादा फ्लरिश कर रहा होता। साउथ इंडियन हिस्ट्री कुड हैव बीन मोर स्टेबल एंड प्रॉस्पेरस। सिख वैल्यू की रेलेवेंस पूछी जा रही है, बहुत प्यारा सवाल है। सिख, अगर आप सिख रिलीजन को फॉलो करते हैं तो बहुत अच्छी बात है। जिनको नहीं पता है उनके लिए बोल रही हूँ कि उसका आज के टाइम पे, आज अपनी लाइफ में आप किस प्रकार से उसको फॉलो कर सकते हो। इक्वालिटी को, इक्वालिटी का मतलब होता है सारे ह्यूमंस इक्वल हैं, रिगार्डलेस ऑफ रिलीजन, कास्ट या फिर जेंडर। आज ये वैल्यू रेलिवेंट है क्योंकि डिस्क्रिमिनेशन आज भी सोसाइटी में एग्जिस्ट करता है। इक्वालिटी जस्टिस को प्रमोट करती है, हार्मनी को प्रमोट करती है। सिख कुछ प्रैक्टिसेस करते हैं, जैसे कि लंगर हो गया, जो उनकी क्वालिटी दिखाती है एक्शन में। सब साथ में बैठते हैं, खाना खाते हैं। ये वैल्यू सिखाती है रिस्पेक्ट एंड यूनिटी, जिसकी आज भी उतनी ही बहुत ज्यादा जरूरत है। इमेजिन करो एक ट्रेडर की लाइफ किसी पोर्ट सिटी में, सूरत में, कैलिकट में, हुगली में कैसी होगी। तो ये इमेजिनेशन वाला क्वेश्चन है, तो आप इसको बस एक बार रीड कर लो, ठीक है। So as a trader in a port city, I see busy markets every day. Ships arrive from Arabia, Persia and Europe. Goods like spices, cotton, silk and textiles are loaded and unloaded. Merchants speak many languages. Workers carry goods, sailors repair ships and moneylanders exchange coins and hundis. The ports are lively and full of activity. Trade brings wealth and connects India to the world. So that's all for today. Thank you for watching. अंजलि ममता शर्मा, ये मेरी इंस्टाग्राम आईडी है, आप बिल्कुल वहां पर जाकर मुझसे जुड़ सकते हैं। लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है, बहुत खुश रहना है। और कल हम मिलेंगे लास्ट डे रिवीजन के लिए, यानी कि यहाँ से क्या क्या इंपॉर्टेंट चीजें आप पढ़ सकते हो, बस उसको पढ़ेंगे और खत्म करेंगे। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच। खुश रहो, मुस्कुराते रहो, खिलखिलाते रहो, टेंशन नहीं लो। बाय बाय।